नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल थैंक्स आयुर्वेद में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आयुर्वेद की एक अद्भुत और दिव्य औषधि एवं रसायन च्यवनप्राश, जिसको सदियों से लोग सेवन करते आ रहे हैं और इसका लाभ उठाते आ रहे हैं। दोस्तों, च्यवनप्राश च्यवन ऋषि ने सेवन किया था, जिससे उनका वृद्धत्व क्षीण हुआ एवं उनको यौवन प्राप्त हुआ। दोस्तों, आचार्य चरक द्वारा चरक चिकित्सा स्थान में वर्णित च्यवनप्राश में 39 दिव्य औषधियां तथा शुद्ध गोघृत, मिश्री, शहद इन सब का इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ वंशलोचन, बड़ी पिपली, दालचीनी, छोटी इलायची, तेज पत्ता, नागकेसर, इस तरह के 6 प्रक्षेपों का इस्तेमाल होता है, जिससे कि अस्थमा पेशेंट के लिए ये बहुत ज्यादा ही लाभदायक होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि उन 39 औषधियों के क्या नाम है और उनके क्या क्या लाभ हैं। ये विविध औषधियां इस प्रकार हैं। दोस्तों, हमारी प्रथम औषधि है कंटकारी। यह सभी प्रकार के कफ रोगों का नाश करने वाली है। द्वितीय है अश्वगंधा। इसमें घोड़े जैसी गंध आती है तथा रसायन वाजीकरण में यह बहुत ही उपयोगी होती है। कैंसर तथा डिप्रेशन में भी काम आती है। अगली औषधि है बराहिकम। यह कैल्शियम से भरपूर एवं शक्ति का स्रोत है। इसे शक्तिवर्धन के लिए सेवन किया जाता है। हमारी अगली औषधि है पाटला। यह एंटी इन्फ्लेमेटरी कैपेसिटी रखती है, साथ ही साथ मोटापा घटाने के लिए भी काम आती है। अगली औषधि हमारी शालपर्णी। यह रक्त शोधन के लिए काम आती है और वात रोगों का नाश करती है। अगली औषधि है अमृत यानी कि गिलोय। गिलोय को सभी लोग जानते हैं। यह रसायन के लिए उपयोगी आती है, साथ ही साथ रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए भी उपयोगी होती है। अगली औषधि है वासा। यह श्वास रोगों का नाश करने वाली होती है। अगली औषधि है हमारी पुनर्नवा। यह किडनी डिसऑर्डर्स में यानी कि किडनी के रोगों में काम आती है। इसको सब जानते ही हैं। साथ ही साथ अगली औषधि है हमारी जीवंती। जीवंती, इसको जीवनी नाम से भी जानते हैं। यह वात पित्त शामक है, शक्तिवर्धक है तथा आयु का वर्धन करने वाली, इसका नाम इसीलिए जीवंती है। अगली औषधि है हमारी मुस्ता। मुस्ता यानी कि नागरमोथा भी के नाम से भी इसको जानते हैं। यह ज्वर हर होती है, यानी कि ज्वर का नाश करने वाली होती है। भूख न लगने पर इसके क्वाथ को सेवन करते हैं। अगली हमारी औषधि है गंभारी। यह दशमूल का एक हिस्सा है। गंभारी की छाल ली हुई है। स्नायु की कमजोरियों में यह ताकत प्रदान करती है, साथ ही साथ एसिडिटी का रामबाण इलाज है। अगली हमारी औषधि है श्योनाक यानी कि सोना पाठा। यह सूजन को कम करती है, साथ ही साथ इसका नाम जैसे सोना पाठा है उसी प्रकार यह अपने त्वचा पर ग्लो लाती है, यानी कि स्वर्ण की तरह अपनी स्किन कर देती है और चर्म रोगों में उपयोगी होती है। अगली हमारी औषधि है कमल। यह शीत होते हैं और फुल ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि इसमें न्यूट्रिशन भरपूर होता है। अगली हमारी औषधि है कचूर। कचूर यह शीत होता है, इसको आमी हल्दी भी कहते हैं और यह सभी प्रकार के पित्त रोगों में काम आती है। अगली औषधि है हमारी गोक्षुर। गोक्षुर यह मूत्र विकारों में काम आता है। अगली हमारी औषधि है रिद्धि। यह अष्टवर्ग का एक हिस्सा है। इसके बाद हमारी अगली औषधि है विदारीकंद। विदारीकंद मेल इनफर्टिलिटी यानी कि पुरुषों के वंध्यत्व में काम आने वाली बहुत ही उपयोगी औषधि है। अगली औषधि है हमारी काकनासा। काकनासा को बुच्छी बुट्टी भी कहते हैं। यह एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखती है अपने आप में, और अगर चमड़ी में कोई भी रोग हो गए हो, काले धब्बे हो, सफेद धब्बे हो या फिर खुजली हो रही हो, तो इसके काढ़े को सेवन किया जाए तो उससे तुरंत नाश हो जाता है। अगली हमारी औषधि है हरड़। हरड़ को सब लोग जानते ही हैं। यह पेट के लिए माता समान है, ऐसा इसका वर्णन आता है। अगली हमारी औषधि है मुग्धपर्णी यानी कि मूंग। तो यह तो सभी जानते ही हैं कि पाचक रोगों के लिए कितनी अच्छी है ये। अगली हमारी औषधि है पुष्कर मूल। यह ज्वर के लिए काम आती है, साथ ही साथ कफवात शामक है और लंग्स के डिसीज के लिए बहुत उपयोगी है। अगली हमारी औषधि है शटी यानी कि कपूर कचरी। यह एलर्जिक डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। हमारी अगली औषधि है महामेदा। यह अल्सर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, अष्टवर्ग का एक हिस्सा है। हमारी अगली औषधि है शतावरी। शतावरी को कौन नहीं जानता, यह तो हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी औषधि है। अगली हमारी औषधि है कर्कट श्रृंगी। कर्कट श्रृंगी यह ग्राही होती है, साथ ही साथ जो सांस से संबंधित रोग होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। हमारी अगली औषधि है जो ऋषभक है। यह भी अष्टवर्ग का एक हिस्सा है और यह भी श्वास से संबंधित रोगों के लिए उपयोगी होती है। हमारी अगली औषधि है वृद्धि। वृद्धि भी श्वास से संबंधित रोगों के लिए उपयोगी होती है और यह अष्टवर्ग का एक हिस्सा है। मेदा, काकोली, शीर काकोली यह सभी अष्टवर्ग का एक हिस्सा है। शीर काकोली का उपयोग विशेषतः शक्तिवर्धक गण में इसका उच्चारण है चरक में, और चरक जी ने इसको शक्तिवर्धन के लिए उपयोग के लिए कहा है। शरीर एवं नसों की कमजोरी के लिए शीर काकोली के काढ़े का इस्तेमाल किया जाता है। इसको उबाल के सेवन करने से शरीर में एवं नसों में शक्ति बढ़ती है। अगली हमारी औषधि है अरलू।
अरलू संधिशूल और अर्श में बहुत ज़्यादा उपयोगी औषधि मानी जाती है। इसका काढ़ा संधिशूल में सेवन किया जाता है। हमारी अगली औषधि है अगरू काष्ठ। यह उष्ण होती है और शीत प्रशमन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हमारी अगली औषधि है पिपली। यह श्वास रोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। अगली औषधि है हमारी काकोली। काकोली यह गर्भ को स्थिर करने में बहुत उपयोगी होती है। इसका स्वभाव शीत होता है। अगली औषधि है हमारी मुनक्का। मुनक्का यह डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी औषधि है, साथ ही साथ श्वास रोगों के लिए भी उपयोगी होती है। अगली औषधि है तेजपान। तेजपान हार्ट रिलेटेड डिसीज के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, ब्लड क्लॉटिंग को कम करती है। अगली औषधि है दालचीनी। यह सूजन के लिए बहुत ज़्यादा रामबाण है। नागर मोथा यह पेट के कीड़े या पेचिस जैसी समस्या के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। छोटी इलायची इसका उपयोग तो शीत प्रशमन उष्ण प्रशमन के लिए किया जाता है, साथ ही साथ नशा छुड़ाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। यह प्रक्षेप द्रव्य है। इस तरह से दोस्तों इतनी सारी औषधियाँ हम लोग शुद्ध एवं बहुत अच्छी क्वालिटी की औषधियाँ इसमें उपयोग करते हैं और यह च्यवनप्राश बहुत ही ज़्यादा गुणकारी, अनेक गुणों से भरपूर ऐसा यह च्यवनप्राश बन करके आता है। दोस्तों इसमें इस्तेमाल की गई सारी औषधियाँ एकदम विशुद्ध तरह से इस्तेमाल की जा रही हैं, साथ ही साथ केमिकल फ्री हैं। दोस्तों इस तरह से सारी औषधियों का भरट चूर्ण, जो आयुर्वेद में कहते हैं, यानी कि मोटा मोटा चूर्ण कर लिया जाता है। इसके बाद इसे रात भर जल में फुलाया जाता है जिससे कि औषधियों के सारे गुण उस जल में उतर जाएं, और उसके बाद इस जल को काढ़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से हर एक औषधि को खरल में कूट करके और उसका मोटा चूर्ण बना लिया गया है। इसके बाद में इसको रात भर पानी में फुलाकर रखा जाएगा, जिससे कि इसके जितने भी गुण हैं वह उस जल में उतर जाएंगे, और उसके बाद लोहे के पात्र में उसका क्वाथ बनाने के लिए उबलने के लिए रखा जाएगा। दोस्तों आचार्य चरक के अनुसार इसमें 8 गुना जल लिया जाता है, यानी कि जितने भी औषधियां हैं उनके वजन के 8 गुना जल का इस्तेमाल किया जाता है। उसी विधि से हम जो च्यवनप्राश है वो बना रहे हैं। देखिए, इसको लोहे की कढ़ाई में सारे के सारे जो औषधियां हैं जो रात भर फुलाई हुई थी जल में, उसी जल को क्वाथ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उसी जल में इन सब औषधियों को उबलने के लिए रखा जा रहा है। यह क्वाथ हमें तब तक उबालना होगा जब तक यह जल सूख करके 1/4 ना बच जाए। इन सब औषधियों को अच्छी तरह चलाते हुए इसका क्वाथ बना लेंगे, जिससे कि सारी औषधियों के बराबर प्रमाण में इसमें औषधीय गुण उतर जाएं। दोस्तों यह चूल्हे पे किया जा रहा है काम, यह बहुत विशुद्ध तरीके से किया जा रहा है। इसके साथ ही बहुत ही अच्छे क्वालिटी के आंवले इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन सब आंवलों को 3 पानी से धोया जाता है। इस तरह से सभी आंवले साफ किए जा रहे हैं, सबको पानी में रखा गया है। उसके बाद इनको 2 पानी में और धोया जाएगा। बहुत ही बड़ी मात्रा में यह च्यवनप्राश निर्माण किया गया था। दोस्तों देखिए, आंवलों की क्वालिटी देखिए, बिना दाग के एकदम शुद्ध प्रकार के आंवले हैं। इनको डायरेक्टली झाड़ से तोड़कर लिया गया है। यह देखिए, हमारा काढ़ा आधा उबल चुका है, यानी कि इसकी जो मात्रा है वह आधी घट चुकी है। अभी इसे और उबाला जाएगा जब तक कि 1/4 ना बचे। इसको अच्छे से चला देते हैं, जिससे कि सारे औषधि द्रव्यों का जो सार है वह जल में आ जाए। इधर आंवले रखे हुए हैं जो धुल करके रखे हुए हैं, एकदम साफ करके और पोंछ करके सुखा करके जो आंवले रखे हुए हैं वह यहाँ पर रखे हुए हैं, और इसमें यह क्वाथ डाल करके इसको उबाला जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा क्वाथ उबल कर तैयार हो चुका है। यह 1/4 बचा हुआ था। उसके बाद इसमें जो आंवले थे कढ़ाई में, उनमें यह क्वाथ डाल करके उसी क्वाथ में यह आंवले भावित करके उबाले जाएंगे। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि वह क्वाथ के जितना भी सार है वह भी आंवले में आ जाएगा।
देखिए हमारे ये आंवले अभी आधे पककर तैयार हुए हैं। हाथ से दबाकर देखते हैं तो अभी ये उतने अच्छे तरीके से फूट नहीं रहे हैं, बस इनका जो वर्ण है वह बदला है। अभी इन्हें और पकाया जाएगा थोड़ी देर। देखिए आंवले एकदम पक चुके हैं, ये कली कली खुद ही छोड़ दे रहे हैं। ये देखिए हाथ से दबाने पर एकदम बारीक हो जा रहे हैं। इसके अच्छे से पिष्टी बनने के लिए तैयार हैं। अभी इन सबको हाथ से फोड़ा जाएगा, गुठलियां अलग की जाएंगी और ये आंवले अलग किए जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इसमें से सारी गुठलियां निकाल ली जा रही हैं अलग और आंवले अलग किए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, फोड़ने पर जो आंवले एकदम कली कली हो जा रहे हैं, जो अंदर से एकदम साफ निकल रहे हैं। हमने इसी क्वालिटी के आंवले इस्तेमाल किए हुए हैं च्यवनप्राश बनाने के लिए। अब इन सब आंवलों की पीस करके पिष्टी बनाई जाएगी। ये देखिए यहाँ पे ढेर सारी पिष्टी बन करके तैयार है। अब इस पिष्टी को घी में भूंजा जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमने चाशनी बनने के लिए तैयार की हुई है। तो ये चाशनी के लिए हमने जो शक्कर इस्तेमाल की है वो खड़ी शक्कर है। ये मार्केट वाली केमिकल वाली शक्कर बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए हमने पहले ही कहा था कि यह च्यवनप्राश बिल्कुल केमिकल फ्री बन रहा है। इसके लिए डायरेक्ट मिश्री वाली शक्कर इस्तेमाल की जा रही है। इसको अच्छी तरह से उबाला जाएगा। इधर ये कढ़ाई गर्म हो रही है, इसमें घृत डाला जाएगा और ये पिष्टी भूनने के लिए रखी जाएगी। पिष्टी के लिए जो कढ़ाई गर्म होने रखी थी वह कढ़ाई गर्म हो चुकी है। उसमें हमने थोड़ा घृत डाला हुआ है, अभी और घृत डालेंगे। इसमें जो घृत इस्तेमाल हो रहा है वह शुद्ध देसी गाय से निर्मित घृत है। अभी इसमें और घृत डाला जा रहा है। इस घृत को पूरी तरह से जब पिघल जाएगा, हल्का गुनगुना हो जाएगा, तब इसमें हम पिष्टी डालेंगे और उसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इधर हमारी चाशनी हो रही है। घृत हमारा लगभग पिघलकर गुनगुना हो चुका है। अब इसमें हम पिष्टी डाल देते हैं। जितनी भी पिष्टी हमने तैयार करके रखी हुई थी, ये सारी पिष्टी हम इसमें डाल देंगे। यह सारी पिष्टी अच्छी तरह से चलाकर हम भून लेंगे। इस पिष्टी को तब तक भूनना है जब तक कि इससे जो स्नेह है, यानी कि जो घृत है, वो अलग ना हो जाए। अभी हमारी पिष्टी में भरपूर घृत है। बहुत आराम से इसे भुना जा सकता है। इसको चला चलाकर हम लोग भून लेंगे, ताकि इसका कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा नीचे कढ़ाई में ना लगे। वैसे कढ़ाई मोटे और भारी तल की लेनी है, जिससे कि कढ़ाई में पिष्टी बिल्कुल ना चिपके। और दोस्तों, हमने यह संपूर्ण कार्य करते हुए हमको ये रात हो चुकी है। यानी कि च्यवनप्राश बनाना यह कोई 1-2 घंटे का काम नहीं है। और स्पेशली जब आप बड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं
तो आपको लगभग 2 दिन पूरे पूरे लग जाते हैं तैयारी से लेकर तो संपूर्ण रूप से च्यवनप्राश बनने में। हमने सारी पिष्टी कढ़ाई में डाल दी है। अब इसको चलाते हुए भून लेंगे। देखिए घी ऊपर तैर रहा है। अभी थोड़ी देर में चलाते हुए जब इसको भूना जाएगा तो यह पूरा घी पिष्टी में समाहित हो जाएगा और उसी घी के सहारे पिष्टी भुनेगी आगे। इधर हमारी चाशनी भी हो रही है पककर तैयार। इसको चलाते रहेंगे हम जिससे कि वो लगे नहीं नीचे। अभी तो स्नेह की मात्रा भरपूर है और पिष्टी भी अभी अभी डाली हुई है तो अभी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, ना ही जलेगी। ये देखिए थोड़ी देर बाद जब हम पिष्टी को भूनते रहे चलाते रहे उसके बाद पूरा स्नेह पिष्टी में समाहित हो चुका है। अभी इसको और चलाएंगे जब तक कि पूरा का पूरा स्नेह वापस ना निकल जाए। पिष्टी के अच्छी तरह भुनने के लक्षण यही है कि जब पिष्टी पूरी कढ़ाई में घूमने लग जाए एक गोला बन करके और वो अपना जितना भी स्नेह है वो छोड़ दे अच्छी तरह से। ये हमारी चाशनी काफी देर तक उबली हुई थी। इधर देखिए पिष्टी का रंग भी बदल चुका है और काफी मात्रा में भी अभी कम हो चुकी है पिष्टी। भूंज करके इसका जो द्रव्य भाग होता है वो उड़ जाता है, जलीय अंश उसका खत्म हो जाता है। चाशनी हमारी उबल रही है। दोस्तों देर रात तक हमारी पिष्टी भूनते रही और चाशनी भी हमारी उबली है और यह संपूर्ण कार्य करते करते हमें सुबह के 4 बज गए थे। और इस तरह से भून करके हमारा ये च्यवनप्राश मैंने चाशनी और पिष्टी मिला करके तैयार है सुबह सुबह का गरम गरम च्यवनप्राश। और ये च्यवनप्राश की पैकिंग हो चुकी थी दोस्तों। बीच के वीडियो मिस हो गए क्योंकि यह काम बहुत जल्दी करना होता है। च्यवनप्राश जैसे ही ठंडा हुआ वैसे ही हम लोगों ने पैकिंग शुरू कर दी थी। इस तरह से पूरी पैकिंग हो चुकी है। च्यवनप्राश का रंग भी देखिए कितना प्यारा आया हुआ है। यह कार्य रात भर चलता है, इस वजह से अक्सर थकान हो जाती है और सुबह सुबह के वीडियो दोस्तों करना मिस हो गए। तो इतनी सारी मेहनत के बाद दोस्तों तैयार है हमारा फाइनल प्रोडक्ट च्यवनप्राश। यह पुण्यश्री आयुर्वेद नाम से उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है और आपको अगर इसे मंगवाना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कीजिए।